So we are discussing 5th September morning attempt paper of JEE Mains 2020. Chemistry paper we are going to discuss. तो 5 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जेई मेंस का जो पेपर हुआ था हम लोग उसका डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री पेपर सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इट्स गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन सॉलिड स्टेट इज। तो आपको पता है PCl5 अपना सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस फॉर्म में। PCl5 प्लस PCl5 in solid state exists as PCl4 plus and PCl6 minus। PCl4 प्लस जो है ये sp3 टेट्राहेड्रल हो जाएगा और ये sp3d2 ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, तो उसने पूछा है इन सॉलिड स्टेट, तो इसको हम लोग लिखेंगे टेट्राहेड्रल PCl4 प्लस एंड ऑक्टाहेड्रल PCl6 माइनस। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर हम इसका आंसर मार्क करेंगे तो इट मस्ट बी 2। The next question is given: a flask contains a mixture of compounds A and B. Both compound decomposes by first order kinetics. The half life of A and B are 30 seconds and 180 seconds respectively. If the concentration of A and B are equal initially, the time required for the concentration to be 4 times time required for the concentration of A to be 4 times that of B. तो देखो दोनों का स्टार्टिंग कंसंट्रेशन सेम दे रखा है आपको, तो दोनों को हम लोग लेट से C0 एंड C0 अज्यूम कर लेते हैं। ए के लिए जो हाफ लाइफ दे रखी है हमें दैट इज गिवन 300 सेकेंड्स और बी के लिए जो हाफ लाइफ दे रखी है वो दे रखी है 180 सेकेंड्स। राइट, अब आपको पता है कि इन दोनों में जब सेम टाइप अवेलेबिलिटी आएगी, जब हम इनके हाफ लाइफ की एक ऐसी कॉमन वैल्यू निकालने जो दोनों में आ जाए। तो लेट से 300 सेकेंड है, तो हम अगर टाइम ले लें 900 सेकेंड लेट से, तो 300 सेकेंड बाद ये अलग अलग टाइम लिखे देता हूँ। 300 सेकेंड के बाद ये C0/2 हो जाएगा, 600 सेकेंड बाद ये C0/4 हो जाएगा और 900 सेकेंड बाद ये C0/8 हो जाएगा। दूसरे साइड में स्टार्ट करेंगे तो 180 सेकेंड्स पे ये C0/2 हुआ, 360 सेकेंड्स पे ये C0/4 हो गया, 540 पे ये C0/8 हो गया, 720 पे C0/16 हो गया और 900 पे C0/32 हो गया। आप दोनों का रेशियो देख लो, ये आपकी वैल्यू C0/8 और C0/32 हो गया। यू कैन इजीली सी द रेशियो। उसने बोला हुआ है दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू बी 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। तो देखो बी की कंसेंट्रेशन कितनी हो रखी है C0/32, उसका 4 टाइम्स करेंगे तो C0/8 आ जाएगा, मतलब 900 सेकेंड बाद ऐसा हो जाना है। तो इसका आंसर हम लोग मार्क करेंगे 3। अब इसको थोड़ा ट्रिक की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे सवालों में नॉर्मली जो दोनों की हाफ लाइफ होती है उसके एलसीएम पे ट्राई करना चाहिए, तो उसमें सबसे जल्दी आंसर फिट होता है। अदरवाइज फिर इट इज विल बी अ प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन, आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। In third question, it's given the increasing order of basicity in the following compounds. तो देखो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ मार्क करेंगे तो आप ध्यान से देखो, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री अवेलेबल है। यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। समझ पा रहे हैं? तो बी वाले केस में एरोमेटिक करेक्टर में लोन पेयर इन्वॉल्व है ना। तो एरोमेटिसिटी में लोन पेयर इन्वॉल्व है, ये वाला लोन पेयर फ्री है, लेकिन यहाँ का नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बेसे होगा क्योंकि इसका लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी। और यहाँ वाले केस में भी देखो ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, या लोन पेयर जो है एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, द सेम एज बी। तो अगर हमने देखिए इसमें एक डिफरेंस है कि जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रांसफर करेंगे इसके पास, तो इस वाले नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे इसके लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी हायर हो जाएगी। यहाँ पे अगर हमने ऐसे डबल बॉन्ड लिया, इस पर प्लस चार्ज बनाया, यहाँ जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ sp3 नाइट्रोजन के लिए सबसे ज्यादा होगी, तो C विल बी मैक्सिमम, आफ्टर दैट इट विल बी D, देन इट विल बी A एंड फाइनली इट विल बी B। तो हमारा आंसर मार्क करेंगे 1। समझ गए? पॉइंट क्लियर हुआ? इस वाले केस में नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। बी वाले का लोन पेयर एरोमेटिक कैरेक्टर इन्वॉल्व है, तो उसको बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जानी है, तो बी लीस्ट आना है और सी मैक्सिमम आना है। आप इतने से भी ट्राई कर सकते थे, सी मैक्सिमम और बी लीस्ट से भी आंसर चेक हो जाता, लेकिन अगर पूरा आंसर चेक करना है
तो डी और ए में क्या हो रहा है कि दोनों में नाइट्रोजन जो लोन पे डोनेट कर रहा है वो अवेलेबल है sp2 नाइट्रोजन पे, लेकिन डी वाले में जिस नाइट्रोजन को लोन पे डोनेट करना है उसके पास माइनस चार्ज है, तो उसकी लोन पे डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4। इट्स गिवन द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो आपको पता है कि जब हम न्यूक्लियस से इनफाइनाइट से न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं तो पोटेंशियल की पहले डिक्रीज करती है, क्योंकि इनिशियली जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। इनिशियली अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं और फाइनली जो है रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगते हैं। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करेगी। तो उसके ग्राफ से अगर ध्यान से देखोगे तो इसका ऑप्शन ए फिट हो जाएगा या वन फिट हो जाएगा, समझ गए ना। तो हम इनफाइनाइट से मूव करना स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली देखो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते हुए जाएगी, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस कॉम्पनसेट कर जाएंगे तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, और फिर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगेंगे तो दोबारा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेंगे। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन भी आपको क्लियरली पता है, तो फोर्थ का आंसर वन हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ का नेचर समझना है तो देखो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज एंड इंक्रीज वाला ऑप्शन होना चाहिए, तो वो ऑप्शन केवल वन में है। बाकी देखो अगर ऑप्शन टू देखेंगे तो कॉन्टिन्यूस डिक्रीज दिखा रहा है और दो शेप भी ठीक नहीं है। सी वाले केस में देखो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, जबकि डी वाले केस में कॉन्टिन्यूस इंक्रीज है, तो आप इजीली बता सकते हो कि आंसर वन आ जाएगा। केवल पोटेंशियल एनर्जी का बिहेवियर नोटिस करना है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ स्पिन only magnetic moment of गैलियम 3 प्लस रिस्पेक्टिवली। तो गैलियम 3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एटॉमिक नंबर 64 है। एटॉमिक नंबर 64 में अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा जेनॉन, देन 4f7 5d1 6s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है गैलियम का। अब उसका 3 प्लस कॉन्फ़िगरेशन लेना है तो 6s2 और 5d1 वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अगर हम Gd3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी जेनॉन 4f7। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 7 हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट 7.9 हो जाएगा। तो इसका आंसर अगर हम लोग मार्क करेंगे तो कम्स आउट टू बी बी, यानी कि 2। समझ गए। अगर इसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आप चाहो तो बॉक्स डायग्राम बना के देख लो, और दो F7 में आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा, तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर लिखेंगे तो √n n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन होता है, और n की वैल्यू यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √63, which is approximately 7.9। तो आंसर इज 2। समझ आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इट्स गिवन द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ C2H5Cl2 CH3 CH2 CH2 NH2। यानी कि देखो सिंपली हमें क्या कराना है, रिडक्शन। तो C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन कराना है, तो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट बोल रहे हैं, तो उसमें हम लोग NiLH4 ले लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है इस कैटेगरी में। कंसेप्ट समझ गए ना, हमारे पास क्या है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो रिड्यूस करा के CH3 CH2 CH2 NH2 लाना है। तो उसके लिए बेस्ट रिएजेंट जो पॉसिबल है दैट इज NiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सिंपल अमाइंस वाले चैप्टर में आप देखोगे एनसीईआरटी में, आपको रिएजेंट मिल जाएगा साइनाइड से अमाइन। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 is given the value of crystal field stabilization energy for a high spin D6 metal ion is octahedral and tetrahedral field respectively। तो देखो हमारे पास अगर D6 है और हाई स्पिन है, तो D6 हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर तो करेगा नहीं, तो D6 कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका हाई स्पिन हो गया। तो अगर हम इसका CFSE लिखेंगे तो कम्स आउट टू बी -0.4 डेल्टा ओ। और अगर ये चीज़ टेट्राहेड्रल में करेंगे तो टेट्राहेड्रल के केस में ये इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, तो 1 2 3 4 5
6 ऐसे आएगा। क्लियर। तो यहाँ का अगर सी एफ ऐसे लिखेंगे तो ये -0.6 डेल्टा टी हो जाएगा। ये गैप डेल्टा टी। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट पता है ना। यहाँ से अगर बैरी सेंटर से गैप लिखेंगे तो नीचे 0.6 डेल्टा टी होता है, ऊपर 0.4 डेल्टा टी होता है। ऑक्टाइडल में ऊपर 0.4 होता है, नीचे 0.6 होता है। तो अगर उससे ऑप्शन मार्क करेंगे तो हमारा आंसर 4 मार्क हो जाएगा। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये भी अपना फैक्चुअल सवाल हो गया। नॉन एसेंशियल में देखेंगे तो आपका थायरोसिन हो जाना है। अब ये लिस्ट हम लोगों ने अमीनो एसिड वाली टेबल से लर्न की हुई है। उसका आंसर 1 हो जाएगा। समझ गए। डिटेल देखना है तो एक बार एनसीईआरटी को खोलिए। तो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे आपको। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले थायरोसिन देखो। ये आपका यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है उसको उसने स्टार किया हुआ है। यहाँ पे देखो थायरोसिन जो है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। बाकी अगर आप ऊपर चेक करोगे तो लाइसिन, ल्यूसीन एंड वेलेनाइन। आप देखो ये लाइसिन देखो इसेंशियल है, ल्यूसीन भी इसेंशियल है, वेलेनाइन भी इसेंशियल है। सब पे स्टार लगा हुआ है, देख लो। तो दिस इज द टर्म जो आपको याद रखना है सीधे सीधे। देन क्वेश्चन नंबर 9, इट्स गिवन आइडेंटिफाई द करेक्ट molecular picture showing what happens at the critical missile concentration of the aqueous solution of the surfactant। अब एक पोलर हेड दे रखा है, एक नॉन पोलर टेल दे रखा है। तो आपको पता है कि जैसे ही हमारे पास कंसंट्रेशन हायर देन सीएमसी हो जाती है, तो उसने पूछा शोइंग व्हाट हैपन एट सीएमसी। तो जैसे ही हमारा कंसंट्रेशन क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगा, कौन सा ग्रेटर ग्रेटर देन सीएमसी में मिसल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट मिसल फॉर्मेशन। ठीक है, तो मिसल फॉर्मेशन देखो ऑप्शन सी और डी में दिखा रहा है। लेकिन उसमें ध्यान से देखो कि जो हमारा पोलर हेड है वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो टेल होगी वो रिपेल होगी। तो पोलर हेड देखो वाटर की तरफ होगा अंदर, और टेल अपोजिट होगी। तो इसका आंसर जो है बेस्ट फिट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1। समझ आ गया। ऑप्शन ए और बी में तो मिसल फॉर्मेशन ही दिखा रहा है, सी और डी में मिसल फॉर्मेशन दिखा रहा है। लेकिन उसमें एक डिफरेंस है कि जो सी वाला ऑप्शन है उसमें जो पोलर हेड है वो बाहर की तरफ दिखा रहा है, टेल अंदर की तरफ दिखा रहा है, जबकि होना उल्टा है। जो पोलर हेड है वो वाटर की तरफ रहेगा एक्वा सोल्यूशन की तरफ, और जो नॉन नॉन पोलर टेल है वो अवे फ्रॉम इट होगी। ठीक है, इसका क्लियर। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। Consider the following reaction N2O4 gives 2NO2. Delta H naught is given for each of the following case. The direction in which the equilibrium shifts। तो डेल्टा एच का साइन देखो पॉजिटिव दे रखा है, तो रिएक्शन कैसे हो गई एंडोथर्मिक। देखो रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है फॉरवर्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी, क्योंकि रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव दे रखा है। तो उसने कहा फॉर ईच ऑफ द केसेस ए एंड बी द डायरेक्शन इन विच द इक्विलिब्रियम शिफ्ट। तो अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगी, यानी कि टूवर्ड्स द रिएक्टेंट। और अगर हम इसमें दूसरा ऑप्शन दे रखा है प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे इनर्ट गैस ऐड करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे इनर्ट गैस की तरह काम करेगा, तो इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो हमारे कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं और प्रेशर इंक्रीज करा रहा हो बाय एडिंग दिस थिंग। तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है कंटेनर का, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स है। और जब तक वो फिक्स रहेगा तब तक आपको पता है कि इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब उसका इफेक्ट नो चेंज आएगा। तो पहले के रिएक्शन में तो रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट करेंगे, और दूसरे केस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऑप्शन इसका 1 ऐड कर देंगे। समझ आ गया ऑप्शन। इनर्ट गैस के इफेक्ट पे क्वेश्चन है, चाहो तो यहाँ लिख लो। नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैस है, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है वो फिक्स है। तो इनर्ट गैस
अगर हम ऐड करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो देयर इज नो इफेक्ट। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो मोल्स भी तो बढ़ा रहे हो साथ में, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स वाली कंडीशन रहेगी, इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा। क्योंकि नॉर्मली जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कराए जाते हैं वो क्लोज कंटेनर में होता है, तो जब तक कंटेनर का वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तब तक इनर्ट गैस ऐड करने से कोई भी इफेक्ट चेंज नहीं होगा। सो ऑन एडिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस देयर विल बी नो चेंज, एंड ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर इट विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड। हमारा आंसर इसमें आ जाएगा 1। Then comes question number 11. The difference between the radii of third and the fourth orbit of Li2 plus is delta R1, and difference between the radii of third and fourth orbit of He plus is delta R2. Delta R1 is to R2 पूछा गया है। तो देखो रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर बाई z। तो उसने बोला हुआ है रेडियस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ फॉर Li2 प्लस, तो R3 माइनस R4 लिखना है, या डिफरेंस पूछा है तो R4 माइनस R3 लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि नेगेटिव नहीं बनेगा इससे आंसर। तो में राइट R4 माइनस R3 की वैल्यू आ जाएगी 0.529, तो कॉमन हो जाएगा, और बाई जेड रखेंगे लिथियम के लिए 3, और 1/n1 स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, इसमें माइनस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे तो R4 माइनस R3 आ जाएगा। सिमिलरली R4 माइनस R3 पूछा गया है फॉर हीलियम के लिए, तो R4 माइनस R3 हीलियम के लिए लिखेंगे तो फिर से 0.529/2 आ जाएगा, इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। दोनों का रेशियो पूछा है तो सिंपली रेशियो हमारा 2:3 आ जाएगा। तो डेल्टा R1 अपॉन डेल्टा R2 लिखेंगे अगर हम, तो वैल्यू आ जाएगी 1/3/1/2 विच इज सिंपली 2/3। तो यहाँ से ऑप्शन मार्क करेंगे 2। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इट्स गिवन इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले हमने एनहाइड्रस AlCl3 ले रखा है, तो एनहाइड्रस AlCl3 का फंक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवाएगा यहाँ पे सबसे पहले। ये पार्ट समझ में आ रहा है आपको, सबसे पहले बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इट विल एंटर को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाऊं तो ये वाला ग्रुप है हमारे पास, इसमें AlCl3 ने ऑक्सीजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और यहाँ से O माइनस AlCl3 हो गया, और ये डबल बॉन्ड हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फॉलो करेगा। बेंजीन पे देखो 2 मिथाइल ग्रुप है, तो या तो इनकी ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई कराएंगे या करस्पॉन्डिंग पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई कराएंगे। तो हमारे साथ ये इसकी पैरा पोजीशन है और ये इसके लिए पैरा पोजीशन है, तो एक का ऑर्थो या दूसरे का पैरा, तो किसी का भी पैरा पोजीशन पकड़ लो, क्योंकि ग्रुप बड़ा है तो कोशिश करेंगे लेसर इंटर साइड दें, तो पैरा पोजीशन पे आप अटैक करा दो। ये बेंजीन देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड हो असाइलेशन की तरह कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये COOH बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जिंक अमलगम HCl से रिडक्शन कराएंगे, तो जो कार्बोनेट ग्रुप है वो रिड्यूस कर जाएगा, और फिर से H3PO4 ले रखा है, तो एक और बार इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो H3PO4 से C डबल बॉन्ड OH का इलेक्ट्रोफाइल बनना पॉसिबल हो जाता है। तो फिर से एक बार इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, अब की बार फिर से दूसरे वाले की पैरा पोजीशन हो जाएगा, ये आपकी ऐसे रिंग कनेक्ट हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन मैच कराएंगे तो ये ऑप्शन बी, 2 बार ES कराया गया, जिंक अमलगम HCl से रिडक्शन हुआ है, ये अपनी एजेंट मैंने नहीं लिखा, पहचान होगा ना, ये H3PO4 से आगे की रिएक्शन हो रही है, और ये रिएक्शन 3 मेंशन रिडक्शन है जिंक अमलगम HCl से। व्हाट इट, तो इसका आंसर हम लोग मार्क कर देंगे 2। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है एलिग्राम डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, पहले पॉइंट में देखा था प्रेशर डिपेंडेंसी ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द रिडक्शन पोटेंशियल, गड़बड़ है। एलिग्राम डायग्राम बेसिकली गिव्स फ्री एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी दिखाता है, अगर आपको सीधे टर्म पता हो। दूसरे टर्म में लिखा था काइनेटिक्स ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस, ये भी नहीं है।
द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ मेटल ऑक्साइड, यही आंसर हो गया आपके लिए। एंड द लास्ट ऑप्शन इज गिवन the condition of pH and partial under and potential under which the species thermodynamically stable, ये भी गड़बड़ हो गया। तो अगर आपको बहुत प्रिसाइसली लिखना है तो बेसिकली डेल्टा जी नॉट पर मोल ऑफ ऑक्सीजन होता है वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट होता है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट कर पा सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 is given a diatomic molecule X2 has a body centered cubic structure with the cell edge of 300 picometer. The density of the molecule is given. Number of molecules present in 200 gram of X2 is। तो देखो हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल X2 है जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में जा रहा है। तो आप डेंसिटी का फॉर्मूला अगर लिखेंगे ये आ जाएगा m अपॉन Na इंटू 2/a³। डेंसिटी रखिए 6.17। मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, तो m/Na इज 6 इंटू 10⁻23 को भी निकाल लेंगे, इंटू 2/a आपको दे रखा है 300 पिकोमीटर, so 300 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो m/Na की वैल्यू आ जाएगी 27 इंटू 10⁻−24 इंटू 6.17/2। इसके बाद आपसे पूछा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 200 ग्राम में, तो 200/m इंटू Na करेंगे। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 200 अपॉन m/Na की वैल्यू आपको डायरेक्टली दे रखी है, तो 27 इंटू 10⁻−24 इंटू 6.17 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आंसर आपको Na के टर्म में दे रखा है। आंसर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ Na की वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग लिख सकते हैं 400 अपॉन 27 इंटू 6.17 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इंटू 10। मैंने देखो थोड़ा ब्रेक करके सब टर्म लिखे, 10⁻24 को 10⁻23 इंटू 10 लिखिए, तो 6⁻23 6 इंटू 10⁻23 की जगह Na लिख दो और बाकी टर्म सॉल्व कर दो। तो वैल्यू आ जाएगी 4000 अपॉन 27 इंटू 6 इंटू 6.17 इंटू एन। तो सॉल्व करके जरा आंसर बताइए कितना आ रहा है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 4Na आ जाएगा, तो वील मार्क आंसर 2। ठीक है, तो बाद अगले सवाल में आ जाइए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। इट्स गिवन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन द एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो उसमें ध्यान से देखो, सबसे पहले ऑप्शन बी पे ध्यान से देखो, तो इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये माइनस चार्ज बनेगा यहाँ पे, ये दोनों तरफ रेजोनेंस हो जाएगा। जबकि यहाँ वाले केस में जो माइनस चार्ज आएगा वो एक तरफ रेजोनेंस में होगा, यहाँ वाले माइनस चार्ज एक तरफ रेजोनेंस होगा, बट यहाँ से क्रॉस कॉन्जुगेशन लग रहा होगा। द सेम थिंग ओवर हियर, यहाँ पे भी एक बार रेजोनेंस आ रहा होगा बट नाइट्रोजन का क्रॉस कॉन्जुगेशन लगेगा। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन ऑफ नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा लगेगा, इसलिए डी वाले केस में माइनस चार्ज ज़्यादा कम सबसे कम स्टेबलाइज होगा। तो अगर हम मोस्ट एसिडिक मार्क करेंगे तो इसमें ऑप्शन बी मार्क करेंगे, नेक्स्ट इट विल बी ए, देन इट विल बी सी, लीस्ट इट विल बी डी। हमारा आंसर बनेगा बी, ए, सी और डी। सी में हमारा और डी में हमारा क्रॉस कॉन्जुगेशन लग रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी एसिडिटी कम हो रही है। और डी में, और जो नाइट्रोजन का डोनेशन कैपेसिटी होती है, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से बेटर डोनर होता है, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा लगेगा, इसलिए डी लीस्ट एसिडिक है। और बी में चूंकि माइनस चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बोल सकते हो आप, या मोर कॉन्जुगेशन बोल सकते हो, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी। और आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से कंपेयर करते हैं, तो बी का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो वही मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, एंड लीस्ट विल बी डी। हमारा आंसर हो जाएगा बी, ए, सी, डी। तो अगर ऑप्शन मार्क करेंगे तो इसके बेसिस पे हमारा आंसर बनेगा थर्ड में। ठीक है, अगले केस में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल इज अनस्टेबल इन द एक्वस बेस। तो अनस्टेबल इन द एक्वस बेस पूछा गया अगर, तो जो अनस्टेबल फॉर्म होती है
तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ये तो आपका ईथर है सीधे सीधे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस वाले केस में देखो तो ये एसीटल फॉर्मेशन, एक ही कार्बन पे दो ईथर लिंकेज है, ये आपका एसीटल लिंकेज है, और एसीटल भी थर्मली, एसीटल भी स्टेबल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे मार्क करेंगे तो ये आपका एसीटल लिंकेज हो रहा है। या इस पे मार्क करेंगे तो ये भी ईथर है, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की तरह काम कर रहा है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस सबसे आसानी से हो जाएगी। ये आपका ईस्टर की तरह काम कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बोले बोले बोला, इसको ईस्टर बोल सकते हैं। यही इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। उसने उल्टा पूछा है कि अल्कोहल अनस्टेबल इन द एक्वस बेस, तो अनस्टेबल पूछा गया तो ईस्टर कैन बी हाइड्रोलाइज मोस्ट इजीली अमंग ऑल दिस गिवन लिस्ट, तो हमारा लीस्ट स्टेबल फॉर्म हो जाएगा 4। ईथर आसानी से रिएक्ट नहीं करते, ईथर के लिए एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, तभी चेन ब्रेक कर सकते हैं, और एसिटल तो और भी और ज़्यादा एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होगा तभी ऐसा होता है। Then comes next question. It's given the condition that indicates a polluted environment is, आपको पता है eutrophication is pollution case. pH of rain water is 5.6, तो इसको एसिड रेन नहीं कहते। एसिड रेन में pH लेस देन 5.6 रिक्वायर्ड होता है। 0.03% ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, ये CO2 का बैलेंस है। और BO2 वैल्यू 5 ppm तक हम पॉल्यूटेड वाटर नहीं मानते। 5 ppm से जब कम हो जाता है देन इट इज रेफर्ड एज पॉल्यूटेड वाटर। तो यूट्रॉपिफिकेशन हमारा आंसर हो जाएगा। और यूट्रॉपिफिकेशन की कंडीशन आपको पता है कि वाटर के अंदर अगर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स कंटेंट बहुत बढ़ जाता है तो प्लांट ग्रोथ एक्सेप्शनली हायर हो जाती है, जिससे एनिमल ग्रोथ अफेक्ट होती है। और एनिमल ग्रोथ अफेक्ट होने की वजह से जो बैलेंस है, नेचुरल बैलेंस है, वो ब्रेक कर जाता है। तो ये आपका पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है। तो जितने फर्टिलाइजर्स हैं उनकी वजह से ये बेसिक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, डिटेल देखना हो यूट्रॉपिफिकेशन का तो दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी का 11th क्लास सेकंड वॉल्यूम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ये चीज गिवन है। आप वहां से डायरेक्टली इसको ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूट्रॉपिफिकेशन का ये टर्म मार्क कर लीजिए। दिस प्रोसेस इन विच the process in which nutrient enriched water bodies supports the dense plant population which kills the animal life depriving of the oxygen results in the subsequent loss of biodiversity known as eutrophication. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18. It's given if a person is suffering from the deficiency of noradrenaline, what kind of drug can be suggested? तो नॉरएड्रेनालिन केस में इसके पास क्या करेंगे हम लोग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग डाल करेंगे, क्योंकि डिप्रेशन की सिचुएशन है। तो एंटी डिप्रेसेंट विलाइट, सो आंसर विल बी 2 ओवर हियर। ठीक है, डिटेल देखना है तो देखो ये आपका केमिस्ट्री एंड लाइफ में डिटेल दे रखा है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स, the function by the different mechanism. For example, noradrenaline is one of the neurotransmitter, plays a role in mood change. The level of noradrenaline is low in some person, then this is then the signal sending activity becomes low. The person suffers from depression. And in such situation, antidepressant drugs are required. प्रॉपर एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, आप चाहो तो बुक में रेफर कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्टली दे दिया आपके लिए। Then comes question number 19. In the sixth period, the orbitals that are filled are, तो आपको देखो पता है कि जो सिक्स पीरियड स्टार्ट होता है वो 6s से स्टार्ट होगा। सिक्स पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 6s, 6s के बाद इलेक्ट्रॉन गोज 4f, देन 5d, देन 6d। आप चाहो तो n प्लस एल रूल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ देखो 6 + 0 है 6, उसके बाद 4 + 3 7, 5 + 2 7 और 6 + 1 7। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होगा, इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। और आपको पता है कोई भी पीरियड एन एस से स्टार्ट होके एन पी पे खत्म होता है। ठीक है, तो सिक्स पीरियड है, सिक्स एस से स्टार्ट होकर सिक्स पी पे खत्म होगा। बीच में जितने भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी आएगी वो सब सीक्वेंस में फिलअप होंगे। तो 6f 4f 5d 6d ये ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और सिक्स पीरियड में यही सारे ऑर्बिटल्स फिलअप होंगे, तो हम इसका आंसर मार्क करेंगे 1। समझ में आ गया? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1। कॉन्सेप्ट समझ गया ना? एनएस से स्टार्ट होके एनएस या NS1 से स्टार्ट होके NP6 पे कोई भी ग्रुप टर्मिनेट होता है, तो यहाँ से हमारा आंसर मार्क कर देंगे 1। क्लियर? Then comes question number 20. Question number 20 is given the equation that represents a water gas shift reaction.
तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से होने के बाद CO2 और हाइड्रोजन बनता है। ये हमारे लिए सीधा आंसर 4 हो जाएगा। आप आंसर देखो, दिस इज द इक्वेशन वाटर शिफ्ट रिएक्शन। सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन वाले चैप्टर से आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर लो। ठीक है, दैट ओके। तो हाइड्रोजन वाले चैप्टर में हम इसे मार्क कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन वाला टाइटल है, और उसके बाद कॉमर्शियल प्रोडक्शन एंड यूटिलिटीज की बात हो रही है जहाँ पे, वहाँ पे देखो ये रिएक्शन दे रखी है। The production of dihydrogen can be increased by reacting carbon monoxide with syngas mixture in steam in presence of iron chromate catalyst. और अगर आप रिएक्शन ध्यान से देखो तो it is CO plus water gives CO2 and hydrogen, and this is called water shift gas reaction. Carbon dioxide is removed by scrubbing with sodium arsenate solution. ये आपकी वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन होगी। डायरेक्ट एनसीईआरटी से कॉपी था, तो आप सीधे फॉलो कर लो, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। Then comes numerical value question. It's given the total number of coordination sites in ethylene diamine. तो कोऑर्डिनेशन साइट मतलब आपको बेसिकली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रिपोर्ट करना है। तो इस केस में आपको पता है कि 2 नाइट्रोजन डोनेशन साइट होती है और 4 ऑक्सीजन डोनेशन साइट होती है, तो टोटल 6 डोनेशन साइट होती है। तो इसका आंसर 6.00 मार्क करना था। बीटे का स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, एक बार चाहे तो रेफर कर लीजिएगा। इथिलीन डाइमंड टेट्राएसीटेट होता है। तो इन दिस वी हैव 2 डिफरेंट डोनेशन साइट्स ऑफ नाइट्रोजन। तो बनाना है तो बना लीजिए, NCH2 एंड ये 2 नाइट्रोजन डोनेशन साइट हो गए, और दोनों तरफ से एसीटेट यूनिट होती है CH2CO माइनस, तो 4 ऑक्सीजन डोनेशन साइट हो गए। स्ट्रक्चर देखना है तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो एक डोनेशन साइट, दूसरी डोनेशन साइट, तीसरी डोनेशन साइट, चौथा, पांचवा, छठा, टोटल 6 डोनेशन साइट होते हैं। 2 नाइट्रोजन डोनर साइट है और 4 ऑक्सीजन डोनर साइट है। तो हो गया आंसर 6। नेक्स्ट इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन एंड 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। बस सिंपल इक्वेशन बैलेंस करके लिखना है। तो प्रोपेन है C3H8, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, 3 मोल CO2, 4 मोल वाटर बनेगा, 5 मोल ऑक्सीजन से बैलेंस हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन लेंगे C4H10, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, ये बनेगा आपका 4 मोल्स ऑफ CO2। जैसे 2 मोल कंज्यूम करने तो 2 कर लो, तो ये 8 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 10 मोल्स ऑफ वाटर, तो 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन से बैलेंस हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन बोला है 1 मोल प्रोपेन, 2 मोल ब्यूटेन, तो ऑक्सीजन कितना यूज हुआ, 5 + 13 यानी कि 18 मोल्स। आंसर 18.00 मार्क कर देना था। 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आंसर लिखना था इस वाले सेट ऑफ पेपर में, इसमें आपको आंसर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल में लिखना है। तो करेंट 2021 में इस चीज को, तो इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ने होते हैं। 2 प्लेस डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में लिखना है, इंटीजर में पूछा जाता है तो इंटीजर में लिखा जाता है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 23। द नंबर ऑफ पैरेलल कार्बन प्रेजेंट इन दिस पेप्टाइड चेन। बेसिकली पहले आपको इसके अमाइनो एसिड्स लिखने पड़ेंगे, राइट। अमाइनो एसिड्स मार्क करेंगे, फिर उससे हम लोग इसकी पेप्टाइड चेन डिसाइड करेंगे। देखो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले एक्सप्लेन करें तो देखो यहाँ तक का जो फॉर्म है ये हो गया आपका आइसोल्यूसिन। तो आगे वाला पार्ट जो हम लोग ले रहे हैं दैट इज दिस वन, यहाँ से NH से स्टार्ट करके ये आगे वाली C डबल बॉन्ड ऑफ ग्रुप, NH से जोड़ के ये पूरी चेन जो है दिस इज अर्जिनाइन, और ये आपका प्रोलाइन का COH ग्रुप कनेक्ट है। अब उसने आपसे पूछा है नंबर ऑफ पैरेलल सेंटर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैरेलल सेंटर्स इफ आई मार्क, देखो एक पैरेलल सेंटर ये है, दूसरा पैरेलल सेंटर ये है, तीसरा पैरेलल सेंटर ये है, ठीक है, और चौथा पैरेलल सेंटर आपका ये हो जाएगा। टोटल 4 पैरेलल सेंटर है इसमें। इसका आंसर 4.00 लिख देना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे अमीनो एसिड्स में एक पैरेलल सेंटर तो बाई डिफॉल्ट होता है एक्सेप्ट लाइसिन, तो अर्जिनाइन और फ्लोराइन में एक एक पैरेलल सेंटर तो जरूर आना था। इसके बाद जो आपका आइसोल्यूसिन है उसमें 2 पैरेलल सेंटर हो जाएंगे, क्योंकि उसकी जो कार्बन चेन है उसमें भी एक पैरेलल सेंटर प्रेजेंट होता है। तो उस आइडिया से आप इसका आंसर डायरेक्टली 4 लिख सकते थे बिना ड्रॉ करे भी। अदरवाइज एक पेप्टाइड चेन है जो आपको प्रॉपर्ली लिखनी है।
Next it is given an oxidation reduction reaction in which 3 electrons are transferred and has delta G naught value is the value of E naught cell. तो आपके पास देखो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है डेल्टा G naught इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. डेल्टा G naught इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. तो आप उसको पुट करके एक बार सॉल्व करिए. तो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लिखना था डेल्टा G naught इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. डेल्टा G naught इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट लिखेंगे. डेल्टा G naught दे रखा है 17.37 इंटू 10⁻³ जूल्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है -3. एफ की वैल्यू दे रखी है 96500. यहाँ से ई नॉट निकालना है. यहाँ से ई नॉट सॉल्व होके 0.06 आ रहा है. यस सर. यस सर. अपने को 6 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ. इसका फाइनल आंसर 6.00 लिखेगा. ठीक है. ध्यान रखना है कि इसका आंसर माइनस में आएगा. मैं माइनस ही लिख के देता हूँ फिलहाल के लिए. तो आप केयरफुली सॉल्व करोगे तो माइनस में आंसर आएगा. ठीक है. अब ये थोड़ा क्वेश्चन का फ्लॉ था पूछने के बेसिस पे. जैसा होगा वैसे मार्क करना होता है. And comes the last question. This is question number 25. It's given a soft drink bottle with a partial pressure of CO2 of 3 bar over a liquid at a room temperature. The partial pressure of CO2 over the solution approaches to a value of 30 bar when 44 gram of CO2 is dissolved in 1 kg of water at room temperature. The approximate pH of the soft drink is. The question दे रखा है soft drink bottled under the partial pressure of CO2 of 3 bar over the liquid at room temperature. The partial pressure of the CO2 over the solution approaches to a value of 30 bar when 44 gram of CO2 is dissolved in 1 kg of water at this temperature. ठीक है. तो उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक दे रखी है. तो आपको पहले ये निकालना है कि सॉल्यूशन में कितना H प्लस आयन है. ठीक है. करिए एक बारी. तो 30 बार पे वाटर बॉटल करी गई है. 33 बार पे 4.44 ग्राम CO2 डिसॉल्व है. 30 बार पे आप जानते हो सॉल्युबिलिटी प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है. तो अगर 3 बार प्रेशर ले लेंगे तो ये 4.4 ग्राम डिसॉल्व होगा. और ये 1 kg सॉल्वेंट में है और डेंसिटी आपको देखो 1 ग्राम पर ml दे रखी है. तो उसको 1 ml ही मान लेंगे. यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 जो वाटर में आ जाएगी वो आ जाएगी 0.1 मोल्स पर लीटर. क्योंकि 4.4 ग्राम इज 0.1 मोल और 1 kg वाटर है उसको 1 लीटर वाटर अज्यूम कर लो या 1 लीटर सोल्यूशन अज्यूम कर लो तो 0.1 m आ गया. अब यहाँ से H प्लस कंसेंट्रेशन अगर हम वीक एसिड लिखते हैं तो अंडर रूट ऑफ रूट CKA1 आ जाता है वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में. फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन से हम लोग H प्लस कंसेंट्रेशन निकालते हैं. तो दिस कम्स आउट टू बी रूट ओवर CKA1. तो कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.1. Ka1 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻7. उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा. यहाँ से pH लिखेंगे तो 4 माइनस log 2 0.3 दे रखा है तो 3.7 आ जाएगा. ठीक है. हमें 2 प्लेस ऑफ डेसिमल में आंसर लिखना था तो इसका आंसर 3 इंटू 0.1 में लिखना है तो 37.00 लिखेंगे इसका आंसर. आप ध्यान से देखो अपने को आंसर इंटू 10⁻⁻1 में लिखना है तो 37 इंटू 10⁻⁻1 लिखेंगे हमारा आंसर हो जाएगा 37.00. ठीक है. तो दिस कंप्लीट्स योर पेपर.